हेलो बच्चों, एजू साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। बीएससी और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे हैं। इसका पेपर फर्स्ट रियल आंसर्स अपना चल रहा था, ठीक है। और पिछले लेक्चर में अपन ने कुछ अनुक्रम से या सीक्वेंस से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स अपन ने देखी और 3.02 थ्योरम अपन ने लास्ट टाइम करी थी। और अब अपन पढ़ रहे हैं 3.03 जो कि राजस्थान 2008 में 9 में और 11 में आ चुकी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। चलिए, थ्योरम अपन से ये कह रही है कि यदि xn एक अभिसारी अनुक्रम हो, ठीक है, मतलब xn जो है एक अनुक्रम है वो कैसा है, अभिसारी उसने पहले से दे रखा है, तो प्रूव करना है कि उसकी सीमा अद्वितीय होगी। मतलब उसकी लिमिट क्या होगी, अद्वितीय होगी। कि इफ सीक्वेंस xn इज कन्वर्जेंट देन इट्स लिमिट इज यूनिक। इफ सीक्वेंस xn इज कन्वर्जेंट देन इट्स लिमिट इज यूनिक। ये हमको प्रूव करना है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, अब लिमिट का कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि लिमिट होती क्या है। लिमिट को लिखने का तरीका क्या होता है कि सर लिमिट को लिखने का तरीका होता है सिंपल सा, अभिसारी को, मतलब जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है उसको लिमिट की फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होता है कि मॉड xn माइनस जाई लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0, ठीक है। ये चीज आप पहले पढ़ चुके हैं और मैं आपसे कहूंगा कि इस क्लास को शुरू करने से पहले, मतलब इस थ्योरम को शुरू करने से पहले एक बार आप अपनी कॉपी में उस चीज को देख लें। दो चीजें देख लो, एक तो लिमिट का कॉन्सेप्ट देख लो और एक अभिसारी अनुक्रम या फिर जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट था, उन दोनों को देख लो, ठीक है। उन दोनों से ही मैं फॉर्मूला यहां पर यूज करने वाला हूं। तो देखो ध्यान से, प्रूफ क्या करना है कि ए दिया क्या है, गिवन क्या है हमको। देखो इसका प्रूफ देखिए, सबसे पहले हमें गिवन क्या है कि सर गिवन या फिर दे रखा है हमें कि सीक्वेंस xn इज कन्वर्जेंट। सीक्वेंस xn इज कन्वर्जेंट, ये तो हमको गिवन है, मतलब अनुक्रम xn अभिसारी है। अनुक्रम xn अभिसारी, दोनों लैंग्वेज यूज करूंगा मैं, हिंदी और इंग्लिश। तो कभी हिंदी में लिखूंगा तो इंग्लिश में बोल दूंगा, इंग्लिश में लिखूंगा तो हिंदी में बोल दूंगा, दोनों लोग समझ जाना, ठीक है। गिवन दे रखा है, हमें दिया है कि अनुक्रम xn इज कन्वर्जेंट, मतलब कैसा है ये, अभिसारी है। टू प्रूव क्या है हमारे पास, मतलब प्रूफ क्या करना है कि सर प्रूफ करना है कि इसकी लिमिट यूनिक होगी, कि अनुक्रम xn की सीमा अद्वितीय होगी। अनुक्रम xn की सीमा अद्वितीय होगी, ये हमको प्रूव करना है कि इसकी जो लिमिट है वो कैसी है, यूनिक है, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। अब देखो सुनो, कभी भी सिचुएशन ऐसी बने कोई हमको यूनिक प्रूव करना पड़े, अद्वितीय प्रूव करना पड़े, तो वह सिंपल सा फंडा गलत मान लो, मतलब उल्टा मान के चलो। ये तो कह रहा है प्रूव करने के लिए अद्वितीय है, हम एक काम करते हैं दो मान लेते हैं अलग अलग। ये तो अद्वितीय कह रहा है कि यूनिक है, हम दो अलग अलग मान लेते हैं और दो अलग अलग मानने के बाद अपन दोनों के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देंगे, देखते हैं कि फिर क्या रिजल्ट हमारे पास निकल के आता है, ठीक है। जैसे देखो सॉल्यूशन देखिएगा इसका कि यदि संभव हो तो माना, यदि संभव हो तो माना अनुक्रम xn की, यदि संभव हो तो माना अनुक्रम xn की दो सीमा जाई व ईटा है। यदि संभव हो तो माना अनुक्रम xn की दो सीमा जाई और ईटा है, मतलब वो तो कह रहा है प्रूव करने के लिए अद्वितीय है, मतलब एक है, यूनिक है, लेकिन मैंने क्या किया, दो मान ली, एक तो जाई मान ली और दूसरी क्या मान ली मैंने, ईटा मान ली, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम वाला लिखना कि इफ पॉसिबल लेट सीक्वेंस xn हैज टू लिमिट्स जाई एंड ईटा। इफ पॉसिबल कॉमा सीक्वेंस xn हैज टू लिमिट्स जाई एंड ईटा, ठीक है। अब यदि ये दो अलग अलग लिमिट हैं, जाई और ईटा, यदि दोनों अलग अलग लिमिट है तो डेफिनेटली दोनों इक्वल तो हो नहीं सकती। यदि ये जाई और ईटा दो अलग अलग लिमिट है तो दोनों इक्वल तो हो नहीं सकती, दोनों क्या होंगी, डिफरेंट डिफरेंट होंगी। मतलब जो जाई है वो नॉट इक्वल होगा किसके, ईटा के। जाई किसके नॉट इक्वल होगा, ईटा के। दो अलग अलग लिमिट है, जाई और ईटा दो अलग अलग लिमिट है, तो जाई नॉट इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया, ईटा लिख दिया, ठीक है जी। साथ साथ ध्यान से सुनिएगा, साथ साथ जब दो अलग अलग लिमिट हमारे पास हैं तो निश्चित रूप से एक तो उसमें से बड़ी होगी और एक उसमें से क्या होगी, छोटी होगी। जाई और ईटा दो लिमिट है, दोनों क्या है, नॉट इक्वल है, ठीक है जी। जाई और ईटा दो लिमिट है, दोनों क्या है, नॉट इक्वल है, तो इसका मतलब इनमें से एक तो बड़ी होगी और एक क्या होगी, छोटी होगी। मान लीजिए जाई वाली बड़ी है, मान लीजिए जाई वाली बड़ी है और ईटा वाली छोटी है। मान लीजिए जाई वाली तो बड़ी है और ईटा वाली क्या है, छोटी है। अब यदि जाई वाली बड़ी है, यदि जाई वाली बड़ी है तो मतलब ग्रेटर है ईटा से, तो जाई में से ईटा को माइनस करने पर कुछ तो मिलेगा मुझे। बात समझ में आ रही है। यदि जाई वाली बड़ी है और ईटा वाली छोटी है
जाई वाली बड़ी है, ईटा वाली छोटी है, तो जाई में से ईटा को माइनस करने पर, जाई में से ईटा को माइनस करने पर कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर आएगा। सीधी सी बात है, बड़े में से छोटा माइनस करोगे, बड़े में से छोटा माइनस करोगे तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, तो जाई नॉट इक्वल टू ईटा, मतलब जाई और ईटा बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो इनमें से एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। मान लीजिए जाई बड़ा है या फिर ईटा कुछ अब इसमें बड़ा है, तो मैंने मान लिया कि जाई माइनस ईटा में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो आएगा, वो किससे ग्रेटर है, डेल्टा से। कि मान लिया जाई माइनस ईटा का जो डिफरेंस है वो किससे ग्रेटर है, डेल्टा से, और डेल्टा क्या है, एक पॉजिटिव नंबर, डेल्टा क्या है, एक पॉजिटिव नंबर। यहां तक कोई दिक्कत मुझे बताइए, इक्वेशन नंबर दे दी मैंने फर्स्ट, यहां तक कोई दिक्कत, दोबारा सुन लीजिए। जाई नॉट इक्वल टू ईटा है, ठीक है, जाई माइनस ईटा ग्रेटर देन डेल्टा आ रहा है, डेल्टा क्या है, कोई भी नंबर है पॉजिटिव नंबर, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कुछ ना कुछ तो आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जाई और ईटा दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है तो इनमें से एक तो बड़ा होगा और एक क्या होगा, छोटा होगा। जाई और ईटा दोनों अलग अलग है, इनमें से एक बड़ा होगा और दूसरा क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर हुई चीजें, ठीक है, आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखना। अब दोनों की दोनों लिमिट है, किस किस की, जाई भी लिमिट है एक्सएन की और ईटा भी एक्सएन की लिमिट है ना, जाई भी एक्सएन की लिमिट है और ईटा भी एक्सएन की लिमिट है। तो यहां पर लिखता हूं मैं कि सिंस, चूंकि अनुक्रम एक्सएन की सीमा, सिंस अनुक्रम एक्सएन की सीमा जाई है, अनुक्रम एक्सएन की लिमिट क्या है, जाई, ठीक है, कि सीक्वेंस एक्सएन जाई इज लिमिट ऑफ, जाई इज लिमिट ऑफ सीक्वेंस एक्सएन। जाई किसकी लिमिट है भैया, अनुक्रम एक्सएन की। जब ये है लिमिट तो लिमिट की जो अपनी डेफिनेशन थी उसको फॉलो करेगी। ठीक है सर, तो आप लिखोगे कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्सएन बराबर क्या आना चाहिए, जाई, या इसको लिखने का दूसरा तरीका और होता है कि मॉड एक्सएन माइनस जाई लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन, ठीक है, और फॉर ऑल n ग्रेटर देन, एक काम किया मैंने आपकी बार n1 मान लिया, n ग्रेटर देन मैंने क्या मान लिया, n1, n0 क्यों नहीं माना, क्योंकि दो अलग अलग लिमिट है जाई और ईटा, तो एक बार तो मैं जाई के लिए लेकर चलूंगा, एक बार मैं ईटा के लिए लेकर चलूंगा, और फिर दोनों के लिए जो एक साथ कॉम्बिनेशन बनेगा उसको मैं n0 मानूंगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना जब भी आपके पास दो चीजें आ रही हो तो n0 मत मानना, क्योंकि n0 तो आप एक बार यूज कर पाओगे, आप दो अलग अलग मान लेना, एक तो n1 मान लेना एक बार, तो जाई के लिए तो मैंने n1 ले लिया और ईटा के लिए मैं क्या ले लूंगा, n2 ले लूंगा। ठीक है, चलते चलो, और इसको एप्सिलॉन बाई 2 लिख दिया मैंने, है ना। ठीक है जी, इक्वेशन नंबर मैंने कितना दे दिया, इसको 2 दे दिया। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर एप्सिलॉन बाई 2 क्यों लिखा, होता तो एप्सिलॉन था। देखो सुनो, कोई चीज एप्सिलॉन से छोटी रखो, एप्सिलॉन क्या है, अल्प धनात्मक राशि, एप्सिलॉन बाई 2 भी क्या है, अल्प धनात्मक राशि। इस पूरी की पूरी बुक में बहुत सारी जगह ऐसी होंगी, इस पूरी की पूरी बुक में बहुत सारी जगह ऐसी होंगी जहां पर आपको कुछ चीजें अपने मन से माननी पड़ेंगी, और वो मानेंगे क्यों, अपन कैलकुलेशन की सुविधा के लिए। क्यों मानेंगे हम उसे, कैलकुलेशन की सुविधा के लिए। एक सेकंड रुको 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 रुको, इसको मैंने एप्सिलॉन मान लिया, ठीक है, और मैंने मान लिया कि जो एप्सिलॉन है ना वो डेल्टा बाई 2 के इक्वल है, मान लिया कि एप्सिलॉन जो है किसके इक्वल है, डेल्टा बाई 2 के। तो ये हो गया मॉड एक्सएन माइनस जाई लेस देन डेल्टा बाई 2। इक्वेशन नंबर क्या दे दिया इसको मैंने, 2 दे दिया, मतलब एप्सिलॉन माना मैंने। ठीक है, एप्सिलॉन क्या है, अल्प धनात्मक राशि है। ठीक है जी, डेल्टा क्या है, वो भी 0 से बड़ा कोई नंबर है, तो उसके मैंने मान लिया कि जो एप्सिलॉन है वो डेल्टा बाई 2 के इक्वल है। ठीक, चलो इसी प्रकार सिमिलरली, इसी प्रकार कि अनुक्रम एक्सएन की सीमा, अनुक्रम एक्सएन की सीमा कौन सी, ईटा भी है, कि सिमिलरली ईटा इज, सिमिलरली लिख लेना इंग्लिश मीडियम वाले, सिमिलरली ईटा इज लिमिट ऑफ सीक्वेंस एक्सएन, सिमिलरली ईटा इज लिमिट ऑफ सीक्वेंस एक्सएन। ठीक है जी, तो लिखने का तरीका वही बनेगा कि सर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्सएन इक्वल टू कितना, ईटा। ठीक है जी, और या दूसरे फॉर्म में क्या लिखोगे, मॉड एक्सएन माइनस ईटा लेस देन कितना, एप्सिलॉन मान लो या डेल्टा बाई 2 मान लो इसको भी, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n2। ठीक है, और इक्वेशन नंबर मैंने इसको क्या दे दिया, 3 दे दिया। क्लियर होगी बात, चलो ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मान रहा हूं कि एक नया n0 है जो कि n1 और n2 से बड़ी वैल्यू है। n1 और n2 में जो बड़ा है ना वो मैंने कौन उठाया, n0। ठीक है, देखो हुआ क्या रहा है, ध्यान से सुनना, काफी बार आएगी सिचुएशन हमारे पास n1 n2 वाली। यहां मुझे n ग्रेटर देन इक्वल टू n0 दिखाना पड़ता है, यहां मुझे n ग्रेटर देन इक्वल टू n0 दिखाना पड़ता है। अब n0 को मैं दो जगह तो लिख नहीं सकता, इस वजह से मैंने दो अलग अलग ले लिए, एक मैंने n1 ले लिया,
एक मैंने कौन सा ले लिया n2। n0 को मैं दो अलग अलग जगह नहीं ले सकता, इस वजह से मैंने एक जगह तो n1 ले लिया और दूसरी जगह मैंने क्या ले लिया, n2 ले लिया। ठीक है, जब n1 और n2 मेरे पास दो हो गए तो इनमें से जो बड़ा है उसको मैं क्या मान रहा हूं, n0। क्यों? क्योंकि बड़े से भी बड़े हो जाएंगे दोनों दोनों। कोई चीज 3 से भी बड़ी है और 5 से भी बड़ी है, कोई चीज 3 से भी बड़ी है और कोई चीज 5 से बड़ी है, तो डेफिनेटली वो 5 से बड़ी है। 5 से बड़ी बोलूंगा तो 3 से तो अपने आप ही हो जाएगी। तो कोई चीज n1 से बड़ी है, कोई चीज n2 से भी बड़ी है, तो जो इन दोनों में बड़ा है उससे जो बड़ी होगी उसी को मैंने क्या मान लिया, n0 मान लिया। तो अब एक काम करो, आप इसे नोट करो, उसके बाद में लिखाऊंगा आपको। ठीक है, चलिए वो नोट कर लो। और सिंपल, ज़्यादा कोई खास काम नहीं किया मैंने, मुझे प्रूफ करना था कि सीक्वेंस एक्सएन एक आपको पहले से दे रखा है कन्वर्जेंट सीक्वेंस, तो अभी सारी वाला कॉन्सेप्ट काम में आएगा। प्रूफ करना है कि इसकी लिमिट क्या है, यूनिक है, मतलब इसकी सीमा कैसी है, अद्वितीय है। तो मैंने क्या किया कि मान लिया कि इसके दो अलग अलग सीमाएं मान ली। गलत मान के चल रहा हूं मैं, उल्टा मान के चल रहा हूं। ठीक है, उल्टा मान के चल रहा हूं, गलत मान के चल रहा हूं। और जब शुरुआत में मैं गलत मान रहा हूं तो कहीं ना कहीं सिचुएशन तो ऐसी बनेगी लास्ट में जाके, जब शुरुआत में मैं गलत मान रहा हूं तो कहीं ना कहीं लास्ट में सिचुएशन तो ऐसी बनेगी जहां पर हमारे पास रिजल्ट गलत आएगा। एक सिंपल सा एग्जाम्पल समझाता हूँ। शर्ट के बटन लगाते हो, ठीक है, पहला बटन कभी गलत लगा, लगाते चले जाएंगे, पता कब लगेगा, सबसे लास्ट में। पहला बटन यदि गलत लग गया तो पता कब लगेगा, सबसे लास्ट में पता लगेगा कि हाँ यार हमें तो बटन गलत लगा लिया। फिर अपन वापस दोबारा आते हैं, फिर चेंज करते हैं, ऐसे करते हैं ना। तो वही चीज़ यहाँ पर है, शुरुआत में अपन ने गलत माना है, कुछ कैलकुलेशन अपन करेंगे और हमें पता कब लगेगा, सबसे लास्ट में पता लगेगा कि अरे यार जो हमने शुरू में माना था ना वो गलत माना था। तो इस वजह से मैं क्वेश्चन को गलत सॉल्व कर रहा हूँ, और गलत सॉल्व करके लास्ट में कह दूंगा कि रिजल्ट गलत आ रहे हैं, मतलब जो हमने चीजें मानी थी वो गलत मानी थी, हमने गलत उल्टी मानी थी। तो सीधा क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा सीधा। तो जाई और ईटा दो अलग अलग लिमिट है, इस वजह से नॉट इक्वल का साइन लगा दिया। जब जाई और ईटा दो अलग अलग है, डिफरेंट लिमिट है, तो सीधी सी बात है कि एक तो बड़ा होगा और एक छोटा होगा, उनके बीच का कुछ ना कुछ अंतर तो होगा। ठीक है, मैं लिख दिया मॉड जाई माइनस ईटा ग्रेटर देन कितना, डेल्टा। डेल्टा क्या है, कोई एक अल्प राशि पॉजिटिव, कोई छोटी सी राशि है ना, स्मॉल क्वांटिटी है, उससे कुछ बड़ा आ रहा है। सपोज करो 0.1 है तो 0.2 0.3 कुछ ऐसा डिफरेंस है, कुछ ना कुछ इसमें डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद सीक्वेंस एक्सएन की सीमा जाई है, जाई इज द लिमिट ऑफ सीक्वेंस एक्सएन। तो लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी एक्सएन इक्वल टू जाई, लिखने का तरीका होता है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। इसको मॉड की फॉर्म में मॉड एक्सएन माइनस जाई लेस देन एप्सिलॉन होगा। एप्सिलॉन मैंने क्या मान लिया, डेल्टा बाई 2। तो मॉड एक्सएन माइनस जाई लेस देन क्या होगा, डेल्टा बाई 2, एन ग्रेटर देन इक्वल टू n1। इसी प्रकार एक्सएन की सीमा ईटा है, तो लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी एक्सएन बराबर ईटा हो गया। तो लिखने का तरीका मॉड एक्सएन माइनस ईटा लेस देन डेल्टा बाई 2 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू n2। अब माना n0 इक्वल टू कितना आ रहा है, मैक्सिमम ऑफ n1 n2 लेके चल रहा हूं मैं अपने मन से कि n1 और n2 में जो बड़ा है वो क्या है, n0। ठीक, चलो नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, ये मेरे पास आ चुके हैं ना। एक काम करना, यहाँ से इक्वल का साइन हटा लेना ना, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। नॉर्मल ग्रेटर देन ही आता है, इक्वल नहीं आता। ठीक है, इक्वल का साइन जरूर हटा देना। आगे बढ़ता हूं मैं। अब मैंने एक काम किया कि मॉड जाई माइनस ईटा उठाया मैंने। ठीक है, क्या उठाया मैंने, मॉड जाई माइनस ईटा। क्या बनेगा ये बनेगा मॉड, एक काम करो, मैंने एक्सएन तो जोड़ा और एक्सएन ही मैंने घटाया, और प्लस का जाई और माइनस का ईटा। कोई दिक्कत है कि सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है। मैंने एक्सएन जोड़ा, एक्सएन घटाया, मतलब एक्सएन को प्लस किया, एक्सएन को माइनस किया, जो कितनी चीजें लिख रही हैं। ठीक है, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि एक्सएन माइनस ईटा और माइनस का साइन एक्सएन माइनस जाई। चेक करिए एक बार क्या मैं सही लिख रहा हूं। इसको तो मैंने क्या लिख दिया, एक्सएन माइनस जाई, तो एक्सएन माइनस सॉरी यहाँ पे ईटा आएगा। इन दोनों को मैंने साथ साथ लिख दिया, एक्सएन माइनस ईटा, और माइनस का साइन दोनों में से कॉमन ले लिया, तो एक्सएन माइनस क्या बन गया, जाई बन गया। कोई दिक्कत
कि सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है। ठीक, अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, याद हो तो, कि मॉड के अंदर दो चीजें हों और यदि प्लस का साइन आप ले रहे हो तो लेस देन इक्वल टू लगाना है, और माइनस का साइन ले रहे हो तो ग्रेटर देन इक्वल टू लगाना है। मतलब इधर तो मेरे पास कितना है, जाई माइनस ईटा, ग्रेट लेस देन इक्वल टू कितना आएगा, मॉड एक्स एन माइनस ईटा प्लस मॉड एक्स एन माइनस जाई। इसको तो जाई माइनस ईटा है, लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स एन माइनस ईटा प्लस एक्स एन माइनस जाई। अब जो ये एक्स एन माइनस ईटा है, ये देखो किससे छोटा है, डेल्टा बाई 2 से, और एक्स एन माइनस जाई किससे छोटा है, डेल्टा बाई 2 से। तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 का यूज कर लें, इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, और साइड में लिख देना फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन जीरो। ठीक है, चल रहा है साइड में एन ग्रेटर देन एन जीरो। आगे बढ़ता हूं मैं, तो ये आ गया जाई माइनस ईटा, लेस देन का साइन लगा दिया, क्योंकि यहां पर ओनली लेस देन है, या इक्वल का साइन नहीं है, तो कितना आएगा, डेल्टा बाई 2 प्लस कितना, डेल्टा बाई 2। तो ये कितना हो गया कि सर ये हो गया जाई माइनस ईटा लेस देन डेल्टा, आधा डेल्टा आधा डेल्टा पूरा डेल्टा हो गया। इक्वेशन नंबर क्या दे दिया इसको मैंने, 4 दे दिया। ठीक है, अब आप इक्वेशन नंबर 1 को और 4 को नोटिस करिए। इक्वेशन नंबर 1 तो कह रही है कि मॉड जाई माइनस ईटा डेल्टा से बड़ा है, ग्रेटर है। इक्वेशन नंबर 4 कह रही है कि मॉड जाई माइनस ईटा डेल्टा से छोटा है। तो दोनों उल्टे आ रहे हैं, एक दूसरे के विरोधाभास आ रहे हैं, और जब ये एक दूसरे के विरोधाभास आ रहे हैं तो अपन एक लाइन लिखेंगे यहाँ पर कि ये दोनों गलत हैं। मतलब पॉसिबल थोड़ी है कि कोई चीज़ डेल्टा से बड़ी हो और कोई चीज़ डेल्टा से छोटी हो, और जब वो पॉसिबल नहीं है कि उसका डेल्टा से बड़ा होना और छोटा होना, तो हम कह देंगे कि जो चीज़ हमने मानी थी वो क्या मानी थी, गलत मानी थी, क्योंकि गलत सिचुएशन आ रही है। ये तो आ रही है कि मॉड जाई माइनस ईटा डेल्टा से बड़ा है, और ये आ रही है मॉड जाई माइनस ईटा डेल्टा से छोटा है। तो ये छोटा होना और इसका बड़ा होना, तो अपन क्या कह देंगे कि सर ये विरोधाभास है, मतलब इसका कॉन्ट्रडिक्शन है ये। तो आप लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड 4, इक्वेशन नंबर 4 विरोधाभासी है। कैसे हैं भैया, विरोधाभासी है। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 4 विरोधाभासी है, कि समीकरण नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 4 आर कॉन्ट्राडिक्शन टू ईच अदर, आर कॉन्ट्राडिक्शन टू ईच अदर। ठीक है जी, जब विरोधाभासी तो मतलब जो हमने शुरू में माना था वो गलत माना था। हमने माना क्या था कि दो अलग अलग लिमिट से जाई और ईटा, तो वो गलत माना है, इसका मतलब हमने गलत ही माना था। तो सही क्या होगा कि साहब एक ही लिमिट होगी, दो अलग अलग नहीं होंगी। तो आप क्या लिखोगे, अर्थात अभिसारी अनुक्रम एक्सएन की, अभिसारी अनुक्रम एक्सएन की सीमा अद्वितीय होगी। अभिसारी अनुक्रम एक्सएन की सीमा अद्वितीय होगी, मतलब कन्वर्जेंट सीक्वेंस, या फिर ऐसे लिख देना कि लिमिट ऑफ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, लिमिट ऑफ ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज यूनिक, इज यूनिक। ठीक है, थ्योरम का प्रूफ हो चुका है। यदि ये उल्टे नहीं आते तो फिर तो दो हो जाती, लेकिन गलत आ गए, इस वजह से दो नहीं होंगी सर, एक ही होगी। तो आपकी थ्योरम कंप्लीट है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, 3 आ चुकी है 8 में 9 में 11 में। नोट डाउन करिए, कोई डाउट रहे दोबारा से देखना, फिर भी रहे तो फिर मुझसे पूछना। ठीक है, चलिए।
आगे देखिएगा, थ्योरम नंबर 3.04 राजस्थान 2004 में, 7 में, 10 में और 13 में आ चुकी है, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और एक बार अपन उसका पूरा मीन समझना है कि एक्चुअल में हमसे कहना क्या चाह रहा है, और समझने के बाद जो अपन से कहना चाह रहा है उसके बाद अपन इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। तो समझिएगा, एक अनुक्रम को अभिसृत होने की देखो जो जो चीज इंपॉर्टेंट है मैं उसको अंडरलाइन कर रहा हूं। एक अनुक्रम को अभिसृत होने की आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त, ध्यान रखना, आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त का सीधा सीधा मतलब है क्वेश्चन थ्योरम को आपको दोनों तरफ से प्रूव करना है। एक बार जो दे रखा है उसे लेकर चलेंगे, अगली बार में जो अपन को प्रूफ कर दिया अपन ने उसे लेकर चलेंगे, और जो दिया था उसे प्रूव करेंगे। दोनों तरफ से प्रूव होगी, यदि और केवल यदि बताया था ना, इफ एंड ओनली इफ, तो वही है ये, ठीक है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन वाला कि अनुक्रम कैसा हो, एक तो परिबद्ध हो और अद्वितीय उसका क्या हो, सीमा बिंदु हो। ध्यान रखना, पिछली थ्योरम में अद्वितीय सीमा थी, अब की बार अद्वितीय सीमा बिंदु है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए सीक्वेंस टू बी कन्वर्जेंट इज दैट इट इज बाउंडेड एंड हैज ए यूनिक लिमिट पॉइंट। मतलब ये बाउंडेड हो और एक यूनिक लिमिट पॉइंट रखता हो, ऐसी बात चल रही है। कब, जब अपना जो सीक्वेंस है वो कैसा है, कन्वर्जेंट। मतलब आपको शुरुआत में एक तो दे रखा है कि जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है, मतलब वो अभिसारी है। आपको प्रूव करना है कि वो बाउंडेड मतलब परिबद्ध, और यूनिक लिमिट पॉइंट मतलब वो अद्वितीय सीमा बिंदु रखता है, ठीक है जी। देखते जाइए ध्यान से, गिवन क्या है हमको, पहले अपन आवश्यक कंडीशन ले लें, मतलब एक तरफ से प्रूव कर लें उसको। तो आप लिखोगे आवश्यक प्रतिबंध, क्या लिखोगे आप, आवश्यक प्रतिबंध। आवश्यक प्रतिबंध में अपन क्या लिखने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसको बोलते हैं नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन एक एक स्टेप बहुत अच्छे से समझाऊंगा और बहुत बार बार समझाऊंगा, लिखूंगा ढंग से, यही थ्योरम करवाऊंगा जितना भी टाइम लगेगा उसमें, ठीक है। अच्छे समझना, अपन लेकर चल रहे हैं क्या कि गिवन क्या होगा इस सिचुएशन में कि जो अनुक्रम एक्सएन है वो अभिसृत होता है, मतलब वो अभिसारी है। क्या लिख रहे हो आप कि सीक्वेंस एक्सएन या अनुक्रम एक्सएन, माना अनुक्रम एक्सएन जाई को अभिसृत होता है, माना अनुक्रम एक्सएन जाई को अभिसृत होता है। लिख दोगे लेट सीक्वेंस एक्सएन कन्वर्जेस टू जाई। देखो सुनो, आप जाई को अभिसृत होता है ऐसे बोल दो, या तो आप ऐसे बोल दो कि जाई को अभिसृत होता है, या फिर आप ऐसे बोल दीजिए कि वो अभिसारी अनुक्रम है। बात एक ही है, मतलब आप बोल दो कि सीक्वेंस एक्सएन कन्वर्जेस टू जाई, या फिर आप बोल दो सीक्वेंस एक्सएन इज कन्वर्जेंट, क्योंकि कन्वर्जेंट अभिसारी होगा तो किसी न किसी एक पॉइंट को तो होगा, वो डेफिनेट है, ठीक है। चलो, टू प्रूव क्या है इस सिचुएशन में, हमको प्रूव करना है कि एक तो वो क्या होना चाहिए, परिबद्ध, मतलब बाउंडेड होना चाहिए, ठीक है। पहला पॉइंट क्या प्रूव करना है कि अनुक्रम एक्सएन कैसा होना चाहिए, परिबद्ध होना चाहिए। अनुक्रम एक्सएन परिबद्ध होना चाहिए, मतलब शुड बी बाउंडेड, सीक्वेंस एक्सएन शुड बी बाउंडेड, लिख लेना भाई। दूसरा वाला क्या प्रूव करना है कि उसका अद्वितीय सीमा बिंदु हो, कि सीक्वेंस एक्सएन का अद्वितीय, अनुक्रम एक्सएन का अद्वितीय सीमा बिंदु हो, ठीक है जी। मतलब सीक्वेंस एक्सएन हैज यूनिक लिमिट पॉइंट, ठीक है जी। ये दो चीज हमको प्रूव करनी है, ये एक चीज हमको दे रखी है, ठीक है। चलते जाओ, जाई मैंने अपनी तरफ से मान लिया। चलो सॉल्यूशन देखिएगा, सीक्वेंस इस सिचुएशन में क्या हमारा अनुक्रम पहले से अभिसारी है, क्या हमारा अनुक्रम जो है वो पहले से अभिसारी है, सीक्वेंस एक्सएन जो है वो पहले से कन्वर्जेंट है या फिर नहीं है, कि सर है, ये लिख रहा, गिवन है इसमें कि अनुक्रम एक्सएन को अभिसृत होना है तो वो पहले से हमारा क्या है, अभिसारी है या फिर वो कन्वर्जेंट है। मतलब सीक्वेंस एक्सएन हमारा कन्वर्जेंट है, सीक्वेंस अनुक्रम एक्सएन हमारा अभिसारी है। बात समझ में आ रही है, सीक्वेंस एक्सएन कन्वर्जेंट है, अनुक्रम एक्सएन हमारा क्या है, पहले से ही अभिसारी है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अनुक्रम एक्सएन पहले से अभिसारी है, और अपन थ्योरम नंबर 3.02 में प्रूव कर चुके हैं, लास्ट लेक्चर में प्रूव किए थे पिछले वाले में, कि कोई यदि अनुक्रम अभिसारी होता है तो वो परिबद्ध भी होता है, मतलब कोई सीक्वेंस यदि कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड भी होगा, ये अपन पहले प्रूव कर चुके हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट तो डायरेक्टली प्रूव हो गया, किससे, थ्योरम नंबर 3.02 से। देखो सुनो, एग्जाम में आपको एक ही थ्योरम आएगी, ठीक है, आपको एक ही थ्योरम करनी है 4 नंबर में, तो आप लोग यहां से क्या करेंगे, उस थ्योरम को उठा के यहां रख देंगे डिट्टो कॉपी,
मैं तो डायरेक्टली लिखूंगा कि थ्योरम नंबर 3.02 में अपन प्रूव कर चुके हैं, लेकिन आप मतलब क्या था ना एग्जाम में कि थ्योरम नंबर 3.02 में हम प्रूव कर चुके हैं, तो वो फिर वैसे कर देगा कि हम आपको फर्स्ट ईयर में नंबर दे चुके हैं या प्रमोट कर चुके हैं, ऐसा कुछ सीन हो जाएगा आपके साथ, ठीक है ना। ऐसा मत करना। मैं लिख रहा हूँ 3.02 थ्योरम पूरी क्योंकि उसने यही कहा था कि सीक्वेंस एक्सएन यदि अभिसारी है, अनुक्रम एक्सएन यदि अभिसारी है या कन्वर्जेंट है, तो डेफिनेटली क्या होगा, बाउंडेड। और यही ये कह रहा है कि सीक्वेंस एक्सएन यदि अभिसारी है तो वो कैसा होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए, परिबद्ध होना चाहिए। तो एक थ्योरम हम पहले से प्रूव कर चुके हैं, उसको दोबारा क्यों करूं मैं। तो मैं लिख देता हूं, पहले के लिए थ्योरम नंबर कौन से काम में लेनी है आपको, 3.02, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि अनुक्रम एक्सएन कैसा है, अभिसारी है। यदि अनुक्रम एक्सएन कैसा, आपको पूरी नोट करनी है यहाँ पर, आपको 3.02 कंप्लीट नोट करनी है। अभिसारी है ये तो इंप्लाइज करेगा कि सीक्वेंस एक्सएन क्या होगा, परिबद्ध होगा। सीक्वेंस एक्सएन क्या होगा, परिबद्ध होगा। मतलब कन्वर्जेंट यदि ये है, कन्वर्जेंट यदि ये है तो डेफिनेटली क्या होगा, ये बाउंडेड होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात कि सर बिल्कुल दिक्कत नहीं हो गई। फर्स्ट पॉइंट तो प्रूफ हो चुका है। अब आते हैं हम किस पर, सेकंड पॉइंट पर। ध्यान से सुनिएगा, ये क्या कह रहा है कि सीक्वेंस एक्सएन का अद्वितीय सीमा बिंदु होना चाहिए। ठीक है, अद्वितीय की बात चल रही है, मतलब एक यूनिक होना चाहिए। और ऐसा ही अपन ने पिछले थ्योरम में किया था, वहां पर भी यूनिक वर्ड आया था अद्वितीय, उसमें सीमा के बारे में बात चली थी, तो अपन ने उल्टा मान के चले थे, दो माने थे ना, तो मैं यहां भी दो मान लेता हूं कि यदि संभव हो तो माना, यदि संभव हो तो माना, यदि संभव हो तो माना कि जो अनुक्रम एक्सएन हमारा है उसके या अनुक्रम एक्सएन के दो भिन्न भिन्न सीमा बिंदु, दो भिन्न भिन्न सीमा बिंदु, अनुक्रम एक्सएन के दो भिन्न भिन्न सीमा बिंदु जाई व ईटा है। दो भिन्न भिन्न सीमा बिंदु क्या मान लिए, जाई और ईटा मैंने मान लिए। ठीक है, बहुत ध्यान सुनना, थ्योरम में बहुत निष्कर्ष निकलेगा तो बहुत अच्छा। ठीक है, दो अलग अलग मान लिए मैंने। जाई को क्या हो रहा है, अभिसृत हो रहा है, जाई को क्या हो रहा है, ये अभिसृत हो रहा है। ठीक है, तथा इंग्लिश मीडियम में लिखना, इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल लेट कि सीक्वेंस एक्सएन है या जाई एंड ईटा आर टू लिमिट पॉइंट्स, एल पे लिख दो, एल डॉट पी ऑफ सीक्वेंस एक्सएन, जाई एंड ईटा आर टू लिमिट पॉइंट्स ऑफ सीक्वेंस एक्सएन, लिख दिए दोनों। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। और सीधी सी बात है कि अनुक्रम एक्सएन कैसा अनुक्रम है, अभिसारी अनुक्रम है, और किसको अभिसृत हो रहा है, ये जाई को अभिसृत हो रहा है। एंड अनुक्रम एक्सएन जो है किसको अभिसृत हो रहा है, जाई को अभिसृत हो रहा है, जाई को अभिसृत हो रहा है। ठीक है जी, अनुक्रम एक्सएन किसको अभिसृत हो रहा है, जाई को अभिसृत हो रहा है। तो क्या लिखोगे कि सर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्सएन बराबर कितना, जाई। या लिखने का दूसरा तरीका क्या बनता है कि मॉड एक्सएन माइनस जाई लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0, और n0 बिलोंग करेगा किसमें, नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्या में होती है। अभिसारी है कन्वर्जेंट के लिए, या तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, दोनों चीज वही है। अगर, अब ध्यान से सुनना, मैं केवल इस पे फोकस कर रहा हूं, मैं केवल इस पे फोकस कर रहा हूं। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये कहां आया था कॉन्सेप्ट कि सर ये आया था प्रतिवेश वाले, नेबरहुड वाले सिस्टम में आया था, और उसको लिखा गया था कि मॉड एक्सएन माइनस जाई लेस देन एप्सिलॉन। इसको यदि मैं खोल के लिखूं तो लिखने का तरीका यह बनता है कि जाई माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्सएन लेस देन जाई प्लस एप्सिलॉन। हाँ या ना, कि सर ये आपने कहां बताया था। आप यदि शुरू के लेक्चर्स में देखोगे ना, सेकंड या थर्ड नंबर कोई से लेक्चर में होगा, ये प्रतिवेश का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था बेसिक्स में, नेबरहुड का जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था, उसमें ये वाली स्टेप आई थी कि जाई माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्सएन लेस देन जाई प्लस एप्सिलॉन। ये वाली स्टेप आ चुकी है वहां पर। इसको ऐसे लिखा जाता है, इसको समझाया सब कुछ, इसको इधर ट्रांसफर किया था उसके अकॉर्डिंग। आप चाहो तो पहले जाके देख सकते हो, अपनी कॉपी में लिख रहा होगा आपकी में। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जाई के प्रतिवेश में या जाई के प्रतिवेश में एक्सएन की अनंत पद हैं, जाई के प्रतिवेश में एक्सएन के अनंत पद है। मतलब इसके हिंदी मतलब, इसको मैथमेटिकली तो ऐसे लिख दिया गणितीय रूप में, इसका हिंदी में मतलब क्या है कि जाई के प्रतिवेश में एक्सएन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, एक्सएन के अनंत पद हैं। मतलब जाई के नेबरहुड में एक्सएन क्या सीक्वेंस के अनंत टर्म है, तो जाई के नेबरहुड में एक्सएन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं। मतलब ये क्या इंप्लाइज कर रहा है यहाँ पे कि एक्सएन जाई के प्रतिवेश में, जाई के प्रतिवेश में एक्सएन के अनंत पद विद्यमान है, जाई के प्रतिवेश में
xn के अनंत पद विद्यमान है कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स in the neighborhood of जाई के प्रतिवेश में अनुक्रम xn के अनंत पद विद्यमान है। ठीक है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस xn इन द नेबरहुड ऑफ जाई। इसका मतलब ये है। ठीक है, और इसका प्रतिवेश क्या बनेगा? इसका प्रतिवेश देखो ऐसे बनेगा कि जो xn है ना वो बिलोंग करेगा किसमें? जाई माइनस एप्सिलॉन कॉमा जाई प्लस एप्सिलॉन में। और ये सिचुएशन क्या है कि अनुक्रम xn जो है वो जाई के प्रतिवेश में अनंत पद है। ठीक है, ये मैं पहले बता चुका हूं सब कुछ, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, जाके देख लेना वहां पे, फिर उस पर आना दोबारा से, अपनी कॉपी में देख लेना, दोबारा सुन लो मैंने क्या किया। ये तो थ्योरम नंबर 3.02 से प्रूव हो गया था कि यदि कोई अभिसारी अनुक्रम है या फिर कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो वो परिपद होगा। ठीक है, मुद्दा यहाँ पर था कि अपन को प्रूव करना है कि इसका एक ही लिमिट पॉइंट है। क्या प्रूव करना है मुझे? इसका एक ही लिमिट पॉइंट है। तो मैंने उल्टे मान लिए, मैंने दो मान लिए, कौन कौन से? जाई और ईटा। ठीक है, अब एक चीज और देखी मैंने कि xn तो जाई को अभिसृत हो रहा है पहले से, मतलब वो अभिसारी अनुक्रम है, कन्वर्जेंट है, तो इसकी सिस्टम ये होता है लिखने का तरीका। इसको मैथमेटिकली फिर ऐसे लिखते हैं अपन। इसको यदि अपन प्रतिवेश वाले कॉन्सेप्ट में देखें या फिर नेबरहुड वाले कॉन्सेप्ट में देखें तो इसको यूं लिखा जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हिंदी जो मीनिंग है इसका ये है, या xn बिलोंग्स टू जाई माइनस एप्सिलॉन और जाई प्लस एप्सिलॉन। अब ये जाई माइनस एप्सिलॉन और जाई प्लस एप्सिलॉन है क्या? कि सर जाई माइनस एप्सिलॉन और जाई प्लस एप्सिलॉन जो है वो जाई का प्रतिवेश है। ये जाई का क्या है? वो नेबरहुड है। तो जाई के प्रतिवेश में xn के अनंत पद विद्यमान होंगे। इसकी हिंदी मीनिंग ये है, ये मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, पहले सब कुछ बता चुका हूं मैं, और इसका हिंदी मीनिंग हमारा ये है कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन द नेबरहुड ऑफ जाई। मतलब जाई इसका क्या हो गया? लिमिट पॉइंट हो गया। जाई इसका क्या हो गया? लिमिट पॉइंट हो गया। ठीक है, अब बात रह जाएगी किसकी? ईटा की। आप एक बार लिखना चाहो तो बोले लिख देना, इंप्लाइज करके। सो जाई इज लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस xn, कि जाई, हिंदी में वाले लिख लेना, जाई अनुक्रम xn का सीमा बिंदु है। जाई अनुक्रम xn का सीमा बिंदु है। ठीक है, जाई अनुक्रम xn का सीमा बिंदु है, अनुक्रम xn का सीमा बिंदु है। ठीक है जी, चलो एक बार इसे नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। डाउट रहे दोबारा देख लेना। आगे देखिएगा, तो यहां से हमें मिल चुका है कि जाई का जो प्रतिवेश है ना, जाई के जो नेबरहुड में xn के इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ये बात क्लियर हो गई। मुझे एक बात बताइए, सीक्वेंस xn जो होता है उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती है, मतलब उसमें अनंत पद होते हैं। ठीक है, आपने बहुत सारे अनंत पदों को उठा के कहां रख दिया? जाई के प्रतिवेश में या फिर जाई के नेबरहुड में रख दिया। बहुत सारे पदों को आपने उठा के कहां रख दिया? जाई के नेबरहुड में या जाई के प्रतिवेश में आपने रख दिया। बात क्लियर हो गई? ठीक है, जब आपने अनंत पदों को उठा के, मतलब बहुत सारे पदों को उठा के जाई के प्रतिवेश में रख दिया, तो अब जो बचेंगे तो अनंत थोड़े बचेंगे, अब तो गिने चुने कुछ रह जाएंगे। बात को समझने की कोशिश करना। सपोज कीजिए बॉक्स है, बॉक्स में आपके पास 1 लाख कुछ चीजें पड़ी हैं। अब आपने गिनी नहीं है 1 लाख है, वो तो हमारे लिए अनंत हो गई। वो यदि हमें पता है 1 लाख है तो वो तो काउंटिंग हुई, लेकिन जब हमें पता नहीं है कि वो 1 लाख है तो हमारे लिए वो इनफाइनाइट हो गई। ठीक है, मुझे पता नहीं है कितनी, लेकिन हाँ लमसम 1 लाख के आसपास है। मैंने उसमें से बहुत सारी उठा के तो कहाँ डाल दी? जाई के प्रतिवेश में, जाई के नेबरहुड में। तो जो बचेंगी वो इनफाइनाइट थोड़ी बचेंगी, अब वो तो कुछ फिक्स रह जाएंगी, 10 20 50 100 ऐसी। तो जाई के प्रतिवेश में अनुक्रम xn के तो अनंत पद हो गए। अनंत पद उठ के कहां चले गए? बहुत सारे पद, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कहां चले गए? जाई के नेबरहुड में। तो जो बच गई अब की बार, वो सब कहां जाएंगी? ईटा के प्रतिवेश में। भाई सिचुएशन देखो ऐसी बन रही थी कि दोनों के दोनों मैंने लिमिट पॉइंट लिए थे, यहां जाई मान लीजिए और यहां क्या मान लीजिए? ईटा मान लीजिए। सीक्वेंस xn की जो टर्म है वो जाई की ओर भी जा रही है और वो ईटा की ओर भी जा रही है। ठीक है, जब हमने देखा कि जाई के प्रतिवेश में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ गई, बहुत सारी टर्म्स आ गई यहां पर, तो अब जो बच जाएंगी वो कहां जाएंगी? वो ईटा के प्रतिवेश में जाएंगी। थोड़ी बहुत ही तो बचेंगी। भाई अपने बहुत सारी टर्म्स उठा के, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स उठा के जाई के नेबरहुड में डाल दी,
तो बच्ची कुछ थोड़ी बहुत है वो कहाँ जाएंगी, ईटा के नेबरहुड में जाएंगी, बच्ची हुई सारी सारी कहाँ जाएंगी, ईटा के नेबरहुड में जाएंगी। ठीक है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तो कहाँ चली गई, जाई के प्रतिवेश में। तो अब जो बचा, मतलब इंप्लाइज करके लिखेंगे कि यहां कि xn बिलोंग करेगा किसमें, ईटा माइनस एप्सिलॉन कॉमा ईटा प्लस एप्सिलॉन, किसके लिए, n के परिमित मानों के लिए, n के परिमित मानों के लिए। परिमित मानों के लिए मतलब n की कुछ जो फिक्स वैल्यू है 10 20 50 जितनी वैल्यू होंगी उन सब के लिए, बाकी सब ईटा में। आप तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स चले गए कहां, जाई के नेबरहुड में, तो जो बची कुछ रह गए थोड़ी बहुत वो सब की सब कहां है, ईटा के प्रतिवेश में। फॉर फाइनाइट वैल्यूज ऑफ ईटा इन एन, सॉरी एन, ईटा नहीं एन। तो इसका मतलब क्या होगा, और जबकि सीधा सा बात है कि जो लिमिट पॉइंट होता है या जो सीमा बिंदु होता है, जो लिमिट पॉइंट होता है या सीमा बिंदु होता है, वो हमेशा उस मतलब उसके प्रतिवेश में या फिर उसके नेबरहुड में हमेशा इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, लेकिन ईटा के प्रतिवेश में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है। क्यों, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तो कहां चली गई, सब जाई के प्रतिवेश में चली गई। तो ईटा के प्रतिवेश में या ईटा के नेबरहुड में जो बची वो थोड़ी बहुत बच गई, मतलब ईटा इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। सो ईटा इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ अनुक्रम एक्सएन, सीक्वेंस एक्सएन, कि सीक्वेंस एक्सएन का सीमा बिंदु कौन नहीं है, कि सर ईटा नहीं है। और जब अनुक्रम एक्सएन का सीमा बिंदु ईटा नहीं है तो बचा कुचा कौन, जाई, तो एक ही रह गया ना। अतः अनुक्रम एक्सएन का एक ही सीमा बिंदु कौन सा, जाई है। लिख देना कि सीक्वेंस एक्सएन हैज यूनिक लिमिट पॉइंट, ठीक है जी। थ्योरम का एक पार्ट कंप्लीट हो गया, बाकी जो बचा पर्याप्त वाला उसे अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए नोट करिए।